हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये न्यूमेरिकल सेशन है और ये मेरा पहला न्यूमेरिकल सेशन है। जितना भी क्लासेस दिया है मैं बोर्ड पे ही एक्सप्लेन किया हूँ। यहाँ पे मैं पेन एंड पेपर का यूज़ किया हूँ क्योंकि मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। क्वेश्चंस पहले से लिख के रखूँगा और उसको सॉल्यूशन दे पाऊँगा मैं आसानी से। बोर्ड में थोड़ा दिक्कत होता है, रीज़न एक ही है, आई एम नॉट वेरी गुड एट एडिटिंग। चलो, दिस इज़ अ फर्स्ट वीडियो सो ऑफ न्यूमेरिकल सेशन और टॉपिक है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पैटर्न है जेई एंड नीट पैटर्न। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्लास, पहला क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है आई होप। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए वुडन बॉल कवर्ड विथ एन एल्यूमिनियम फॉयल having a mass m hangs by a fine silk thread L meter long in a horizontal electric field E। यहाँ से इतना तो पता चल रहा है कि एक बॉल, एल्यूमिनियम बॉल को हैंग किया है किसी एक पॉइंट से और इट इज कनेक्टेड थ्रू ए सिल्क थ्रेड जिसका लेंथ L है। वेरी गुड। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी जगह पे रखा गया, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में वो सिल्क थ्रेड एंड बॉल को रखा गया है। अब उस बॉल को जैसे ही चार्ज, व्हेन द बॉल इज गिवन ए चार्ज Q, इट स्टैंड्स आउट d मीटर फ्रॉम द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सस्पेंशन पॉइंट ऑफ थ्रेड। लेट अस ड्रॉ द फिगर। बोला है कि एक हॉराइजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है। So let's draw a horizontal electric field। ठीक, ओके। और बोला है कि एक वर्टिकल लाइन है, उस वर्टिकल लाइन इज कनेक्टिंग टू द सस्पेंशन पॉइंट जहां से एक चार्ज्ड बॉडी, एक्चुअली पहले से चार्ज नहीं था, बाद में चार्ज दिया गया, जो भी हो, और जैसे ही चार्ज देंगे एंड सिंस पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक फोर्स मिलेगा जिसको हम लोग Fe से डिनोट करेंगे एंड दैट Fe इज नथिंग बट Q इंटू E, क्योंकि E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगेगा, mg लगेगा एंड स्ट्रिंग का टेंशन लगेगा। टेंशन ऑलवेज एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, हमें पता है ये बात। तो ये वाला डायग्राम, अभी हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। आप लोग देखोगे ये चार्ज्ड बॉडी है, ये टेंशन है, ये mg है और ये Fe है। और अगर ये एंगल थीटा है जो कि ये वाला दिया है तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पे t का दो कंपोनेंट आएगा, एक t cos थीटा इस साइड पे और एक t sin थीटा इधर। और जैसे कि बताया गया है कि अगर ऐसा लटक रहा है तो इट इज इन इक्विलिब्रियम, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि along this direction, along vertical, t cos theta equal to mg, along horizontal t sin theta equal to Fe, है ना। 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो आ जाएगा t sin थीटा
बाई टी कॉस थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। टी कैंसिल हो जाएगा और हमें रहेगा ये टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। ठीक है, ये जो टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी है ना, ये बहुत जगह पे हम लोग यूज करेंगे, तो इसको तुम लोग याद रखना। अब आते हैं कि क्वेश्चन में और क्या पूछा है। क्वेश्चन में ये बोला है व्हेन द बॉल इज गिवन ए चार्ज क्यू कूलम इट स्टैंड्स आउट डी मीटर फ्रॉम द वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन से ये डी मीटर स्टैंड्स आउट होता है, मतलब इधर निकला हुआ रहता है। पासिंग, ठीक है, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये ट्राइंगल का बात करें, ये ट्राइंगल का बात करें, है ना, दिस लेंथ इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टी इधर लिख देता हूँ, है ना, एंड तो बेसिकली अगर तुम देखोगे इस ट्राइंगल को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा ट्राइंगल है, ये थीटा, ये डी और ये एल, तो ये वाला जो होगा वो हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है ना, हो जाएगा। तो तुम देखो तो व्हाट विल बी टेन थीटा, व्हाट विल बी टेन थीटा, हम लोग अगर देखेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसको 3, इसको 4 मार्क करेंगे, तो 3 और 4 को कंपेयर करने से हम लोग को मिल रहा है कि एफ ई बाई एम जी इक्वल टू डी बाई रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। एंड आप लोग पता है कि एफ ई इज नथिंग बट क्यू ई बाई एम जी एंड दिस इज डी बाई रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ई को रखेंगे ई इक्वल टू एम जी डी डिवाइडेड बाई क्यू एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, जो कि एक्सप्रेशन हमें निकालने दिया है, यही एक्सप्रेशन निकालने दिया है, वही एक्सप्रेशन हमें निकला है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन बोला है कि टू आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज स्फीयर्स ईच हैविंग ए मास m hang in equilibrium as shown. The full stop. The length of each string is L and angle is theta. Find the magnitude of charge on each sphere. दोनों में एक तो बोला गया है कि दोनों में चार्ज सेम दिया गया है, दोनों का मास सेम है। दोनों का मास अगर सेम है तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल भी सेम बनता है। तो याद रखना इस चीज़ को, अगर मास अलग अलग दिया है तो ये एंगल सेम नहीं बनेगा, और अगर मास सेम दिया है तो ये एंगल सेम बनेगा, बिकॉज एक तो ये एक दूसरे को जो फोर्स देगा, दोनों फोर्स क्या होगा, सेम, ये टेंशन सेम। सो ओनली डिफर जो करेगा वो होगा वेट दैट इज पुलिंग डाउन। अगर ये ज़्यादा वेट है तो ज़्यादा नीचे खींचेगा, और अगर ये वेट कम है तो कम खींचेगा, तो ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं होगा। ये एंगल सेम होने के लिए दोनों का मास सेम होना ज़रूरी है। ठीक, जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि दिस थीटा और ये जो डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस ये अगर L है, ये अगर L है, ठीक, तो आप देखिए ये वाला जो ट्राइंगल के हिसाब से ये L है, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला लेंथ हो गया L साइन थीटा,
कैपिटल एल है तो कैपिटल एल दे दो, और ये भी होगा एल साइन थीटा। मतलब दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, ये क्यू चार्ज ये क्यू चार्ज, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो ट्वाइस एल साइन थीटा हो गया। ठीक, अच्छा, इस चीज़ को मैं फ्री बॉडी डायग्राम में फिर से अगर ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे कोई एक का ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे एफ ई है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक चार्ज और एक चार्ज को देगा, और ये एम जी है। तो ये पहले जैसा ही है, ये थीटा था, याद है आपको? अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो यहाँ पे टी कॉस थीटा और यहाँ पे टी साइन थीटा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये बार बार मिलेगा, तो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ कि टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। तो आप देखिए यहाँ पे एफ ई इक्वल टू एम जी टेन थीटा। व्हाट इज एफ ई? एफ ई है के क्यू स्क्वायर बाय ट्वाइस एल साइन थीटा होल स्क्वायर, वो हो जाएगा एम जी टेन थीटा। मुझे चाहिए चार्ज, तो के क्यू स्क्वायर एम जी टेन थीटा, और हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या तो फिर लिख सकते हैं 1 बाई के का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम जी टेन थीटा। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी टेन थीटा। तो क्यू का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी टेन थीटा। ये चार्ज का एक्सप्रेशन है। हाँ, दिस इज आवर आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, प्लीज कोऑपरेट। देखिए क्या बोला है, अच्छी तरह सुनिए, मैं बोलता रहूँगा तो आप लोगों को हैंड राइटिंग समझने में भी आसान होगा। टू आइडेंटिकल balls each having a density rho are suspended from a common point by two insulating strings of equal length. Both the balls have equal mass, फिर से बता रहा हूँ, mass सेम बता रहा है, and charge भी सेम बता रहा है. In equilibrium each string makes an angle theta with the vertical. तो पहले जैसा जो डायग्राम्स बन रहा था वैसे ही डायग्राम बनेगा. Now both the balls are immersed in a liquid. यहाँ पे कुछ अलग हो गया. अब बोला है कि इन दोनों का जो पहले जो फोर्सेस लग रहे थे वो मीडियम था, एयर मीडियम. अब क्या हो रहा है कि इन लोगों को लिक्विड मीडियम में लेके जा रहा है, कोई एक लिक्विड में लेके जा रहा है, और द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज सिग्मा. एक लाइन और है, बट द एंगल थीटा डज नॉट चेंज. मतलब लिक्विड में उन लोगों को लिक्विड में डाल देने के बाद, पूरे सिस्टम को लिक्विड के अंदर डाल देने के बाद भी एंगल थीटा में कोई चेंजेस नहीं आया. तो बोला है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड कितना होगा निकालना है. हर एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो हमें निकालना है. चलो पहले तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि कैसा ये डायग्राम बन सकता है. इसका दो तरह का डायग्राम बनेगा. एक तो ये वाला कि एक चार्ज है, ये चार्ज है और ये थीटा बना रहा है, ये भी थीटा बनेगा, अलग नहीं बनेगा. ठीक है. और यहाँ पे बोला है कि एफ ई लगेगा और एम जी लगेगा. ठीक.
और ये टेंशन लगेगा। जैसे कि मैंने बताया इसका अगर तुम आप करोगे तो टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी आएगा। ठीक, ये पहला एक मार्क कर दो। सेकंड, ये बोला है कि पूरे सिस्टम को लेके गया एक लिक्विड मीडियम में तो अभी ये टेंशन हो गया, mg भी लगेगा। और एक चीज़ लगेगा, आपको पता होगा कि अगर लिक्विड में डाल देते हैं तो एक फोर्स और लगता है जिसको कहते हैं फोर्स ऑफ बुएंसी। लगेगा या नहीं? बोला है कि थीटा में कोई चेंजेस नहीं आया, तो ये भी थीटा मान के चलो। तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक तो इधर आएगा टी साइन थीटा और एक ऊपर की तरफ आएगा टी कॉस थीटा। ठीक, तो जैसे कि टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई और हम लोग along दिस डायरेक्शन यही होगा, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई डैश दूंगा, बिकॉज अभी जो फोर्स लगेगा वो फोर्स सेम नहीं होगा, मीडियम चेंज हुआ है तो फोर्स भी चेंज होगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एफ ई कितना है, ये हो जाएगा 1/4πε0 और दोनों का चार्ज सेम है, क्यू स्क्वायर बाई एक डिस्टेंस ले रहा हूँ आर। अगर ये एंगल चेंज नहीं हुआ तो ये डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे एफ ई डैश का अगर बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 एप्सिलॉन आर, वही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्यू स्क्वायर बाई आर। कोई चेंजेस नहीं, एक ही चेंजेस है, यहाँ पे एप्सिलॉन आर आ गया और यहाँ पे एप्सिलॉन आर यहाँ पे भी है, मगर एयर मीडियम में एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या है 1, हमको पता है, हम लोगों ने थ्योरी क्लास में देखा है। ठीक, और यहाँ पे एफ ई डैश, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा प्लस एफ बी, टी कॉस थीटा प्लस एफ बी इक्वल टू एम जी, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी। ठीक, और इसको ऐसे 1 2 रोमन 1 रोमन 2 मार्क किया, तो फिर से हम लोग देखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे टेंशन भी अलग होगा, यहाँ पे जो टेंशन होगा वो भी अलग होगा। ठीक, एफ ई डैश बाई एम जी माइनस एफ बी, आप लोगों को दिख रहा है। और ये टी डैश कैंसिल हो गया, तो मेरा फिर से वही आया टेन थीटा इक्वल टू एफ ई डैश, बट यहाँ पे सिर्फ एम जी के जगह पे और एक एफ बी लग गया, अगर तुम और एक फोर्स लग गया, बिकॉज तुम देखो एम जी ये टी को छोड़ के एम जी डाउनवर्ड एफ बी अपवर्ड था, दोनों अपोजिट है, तो ऑब्वियसली सब्सट्रैक्ट होगा। और इसको हम लोग 2 मार्क करते हैं, ये रोमन 1 रोमन 2 है और ये ऊपर वाला 1 है और ये 2 है। दोनों एंगल सेम बताया है, तो कंपेयरिंग, अब देखिए कंपेयरिंग 1 एंड 2 आपको मिलेगा एफ ई बाई एम जी इक्वल टू एफ ई डैश बाई एम जी माइनस एफ बी, फोर्स ऑफ बुएंसी। ठीक है, आप इधर देखिए कि एफ ई बाई एफ ई डैश इक्वल टू एम जी बाई एम जी माइनस एफ बी। अब एफ ई बाई एफ ई डैश क्या है, आपको पता ही है कि
इसका है फॉर्मूला, हम लोगों ने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और इसका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब देखिए 1/4 एप्सिलॉन और 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल, और ये हो जाएगा mg बाई mg माइनस fb, और ये हो गया 1/एप्सिलॉन आर, तो ये एप्सिलॉन आर मर गया, और mg मतलब m इज द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी रो बताया गया है। आप लोग अगर देखेंगे हैविंग ए डेंसिटी रो ईच, तो वॉल्यूम डेंसिटी g, वॉल्यूम डेंसिटी g। अब फोर्स ऑफ बुएंसी क्या है? फोर्स ऑफ बुएंसी है वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। बॉडी तो फुल्ली इमर्स्ड है कि पूरा का पूरा वॉल्यूम अगर इमर्स्ड है, उस वॉल्यूम का जितना भी लिक्विड बना उस लिक्विड का वेट बता रहा है, ठीक। तो वॉल्यूम तो वही रहेगा, बट डेंसिटी लिक्विड का आ जाएगा इनटू जी जो आते हैं, ये वेट मास हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। मैं उतना ज़्यादा अगर तुम बोलोगे कि ये फोर्स ऑफ बुएंसी, अब मैं फोर्स ऑफ बुएंसी नहीं समझाने वाला, वो मैं क्लास 11 की क्लास में कवर करूँगा। और हालांकि सबको, तुम लोग 12th के बच्चे हो, तुम लोगों को इसका पता होगा, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन कभी कभार, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। आप देखिए, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लगता बहुत डिफिकल्ट है। क्या है कि ये पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is thrown with initial velocity u at an angle theta with the horizontal से u वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, मेकिंग एन एंगल थीटा। इन स्पेस देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो ग्रेविटी को छोड़ के भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटी तो है ही, प्लस एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ फाई एंगल बना रहा है। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्शन ऑन हॉराइजॉन्टल ग्राउंड। एक चीज आपको बताता हूं कि आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल तो डेफिनेटली किया होगा। प्रोजेक्टाइल ऐसा होता है और u वेलोसिटी, मान लो u वेलोसिटी से फेंका जाता है एंगल थीटा। आप लोगों को प्रोजेक्टाइल पता है, वहां पे अगर कोई फोर्स लग रहा है, that was the only force gravity was the only force that was acting at that point of time। but यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सिर्फ ग्रेविटी नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स का एक एक्सीलरेशन भी होगा, डेफिनेटली होगा। तो व्हाट इज द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन? पहला तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शंस इज रिक्वायर्ड। अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इट इज मेकिंग एंगल फाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट आएगा, इधर E cos फाई एंड इधर E sin फाई। जब हम लोग ग्रेविटी का बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ डायरेक्टली डाउनवर्ड होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली डाउनवर्ड नहीं है, इसका मतलब ये एक एंगल पे है तो उसका एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में भी
इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम लोगों को ये पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता, तो हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं, रेंज में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता, ये यूनिफॉर्म मोशन होता है अलोंग द हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन। बट यहां ऐसा नहीं होगा। एनीवेज, आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं प्रोजेक्टाइल का हेल्प लूंगा। हमें प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट पता है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी। प्रोजेक्टाइल जो अंडर ग्रेविटी हम लोग पढ़ चुके हैं उसका ये है। बट यहाँ पे सिर्फ जी नहीं होगा, बाकी सब सेम है। बट एक्सीलरेशन या फिर फोर्स का बात अगर करूं तो यहाँ पे सिर्फ जी नहीं होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है, वो है क्यू ई कॉस फाई। अगर क्यू ई कॉस फाई इज द फोर्स विच इज एक्टिंग, तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन? तो वो हो जाएगा क्यू ई कॉस फाई बाय मास, बिकॉज फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास इधर आ गया, तो क्यू ई कॉस फाई बाय एम। दोनों अगर तुम देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इस ए का बात कर रहा हूँ, और जी भी एक ही डायरेक्शन में होगा, दोनों सेम डायरेक्शन, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा, अगर मैंने u लिया, बाय जी इफेक्टिव बोलेंगे हम लोग इसको, मतलब जी का वैल्यू चेंज हो रहा है, उसमें और एक चीज जुड़ रहा है, वो है ए, जी प्लस ए, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन पे है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस यू साइन थीटा जी प्लस व्हाट इज ए, क्यू ई कॉस फाई बाई एम। अगर तुम देखो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक्चुअली है क्या, बस एक्स्ट्रा फोर्स एक लग रहा है, उस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में, तो जहां पे जी है वहां पे जी इफेक्टिव लिख दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, और क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्शन। मैक्सिमम हाइट हम लोगों को पता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ पे भी सेम बात है, हम लोग हाइट जब निकालेंगे तो ये h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 2g इफेक्टिव, मतलब ये जो g इफेक्टिव है यही फॉर्मूला बैठेगा। तो मैं हाइट में और जा नहीं रहा हूँ, आप लोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रेंज। रेंज जो था पहले हम लोग जो निकालते थे वो x डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे निकालते थे, और x डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos थीटा होता था इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता था वो डायरेक्टली पुट कर देते थे, बिकॉज यहाँ पे x डायरेक्शन मोशन यूनिफॉर्म होता था, बिकॉज उस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता था। बट अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे e साइन फाई है जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसके वजह से एक फोर्स है, उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन होगा। इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन का बात बोलोगे तो ये आ जाएगा क्यू ई साइन फाई बाई एम हो जाएगा। तो अभी ये डायरेक्ट शॉर्ट, पहले ये प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यहाँ पे ए एक्स का वैल्यू 0 होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ए एक्स का वैल्यू 0 नहीं है, तो यहाँ पे ए एक्स का वैल्यू 0 होने के कारण ये हट जाता था, सिर्फ यही ए एक्स का वैल्यू 0 होने के कारण सिर्फ ये पोर्शन रहता था और ये फॉर्मूला हो जाता था। बट अभी ए एक्स का वैल्यू 0 नहीं है, तो
हम लोग देखते हैं कि रेंज क्या होगा। रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा r इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और आपको पता है कि यू एक्स हो गया यू कॉज ऑफ थीटा, टी हो गया हम लोगों ने देखा ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी इफेक्टिव, मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, प्लस हाफ ए का वैल्यू हो गया क्यू ई साइन फाई बाई एम, और टी स्क्वायर का वैल्यू 2u साइन थीटा बाई जी इफेक्टिव। तो ये हो गया जी इफेक्टिव का वैल्यू। व्हाट इज जी इफेक्टिव? इट इज नथिंग बट जी प्लस क्यू ई कॉस फाई बाई एम, यही पुट करना है और आंसर निकल जाएगा। दिस इज आवर आंसर। तीनों निकल चुके हैं हम लोग। रेंज, इलेक्ट्रिक रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 4 नंबर क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो है 5th क्वेश्चन। इसको देखते हैं, एक बार देखो क्या बोला है 5th क्वेश्चन। ए बॉल ऑफ मास m with a charge q can rotate in a vertical plane at the end of a string of length L in a uniform electrostatic field whose lines of force are directed upward। एक चीज तो बोला है कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और बोला है एक बॉल जो है वो घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है, और इस बॉल का चार्ज है Q, मास है m, ऐसा बताया है, ठीक है। बोला है whose lines of force are directed above, what horizontal velocity must be imparted to the ball in the upper position। अपर पोजीशन में कितना वेलोसिटी हमें देना है, so that the tension in the string, मतलब ये जो बॉल है एक टेंशन से कनेक्टेड होगा सेंटर से, इन द लोअर पोजीशन ऑफ द बॉल, जब ये लोअर पोजीशन में आएगा, मैं इसको यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ। मान लो ये एक पाथ है और ये बॉल है, और बॉल इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग टू द सेंटर। और एक चीज़ बताया है कि स्ट्रिंग का लेंथ जो है, स्ट्रिंग का लेंथ L है, तो ये L दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। बोला यहाँ पे कितना वेलोसिटी देना है ताकि जब ये यहाँ पहुँचेगा तब इसके टेंशन जो होगा वो टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द लोअर पोजीशन ऑफ द बॉल इज 15 times देन द वेट ऑफ द बॉल। वेट ऑफ द बॉल कितना है mg, और टेंशन बोल रहा है कितना होना चाहिए 15 mg। कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे बॉटम पॉइंट में। तो टेंशन बॉटम पॉइंट पे 15 mg होने के लिए यहाँ पे कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा? चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। पहला बात, हमें क्या क्या पता है, क्या क्या नहीं पता है। मुझे ये वेलोसिटी निकालना है, मुझे ये टेंशन भी नहीं पता है। दो चीज़ नहीं पता है, मास दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टेंशन हाँ बताया है कि 15 mg हो जाएगा, 15 mg हो जाएगा। और क्या क्या, अच्छा यहाँ पे जब वो आएगा ऑब्वियसली उसका एक वेलोसिटी इधर भी होगा। मैं मान रहा हूँ ये वेलोसिटी u, वहाँ पे v बोला था, यहाँ पे u बोल रहा हूँ, तो ये वेलोसिटी भी मुझे नहीं पता है। दो अननोन है, एटलीस्ट दो इक्वेशन मुझे चाहिए। अच्छा इसको हम लोग देखते हैं। तो चलो हम लोग वो पहला जो काम करेंगे कि ये जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, तो हम लोग देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम में कि इस बॉडी के ऊपर जब वो टॉप पोजीशन पे है, मतलब अपर पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ
डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ तो अपर पोजीशन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अपर पोजीशन में जब है तो स्ट्रिंग तो ऐसा है ही, वहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन तो लगेगा, और क्या लगेगा, इधर mg लगेगा, ऊपर की तरफ उसका QE लगेगा, और इधर एक वेलोसिटी से ये मूव करना एक इम्पार्ट किया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया जाए जो कि वहाँ का वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के साथ एक रिलेशन दे सकता है, तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे एक तो टेंशन से अगर तुम बोलोगे तो व्हाट इज द वर्क, टेंशन कितना वर्क करेगा, तो एवरी पॉइंट पे जो टेंशन है ना, एवरी पॉइंट पे टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय टेंशन इज 0। वर्क डन बाय QE होगा, एंड और एक फोर्स क्या है, 3 फोर्स है, QE mg एंड T, उसमें से T के वजह से 0 हो रहा है, mg एंड QE के वजह से 0 नहीं होगा, तो हम लोग लिख रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ एम यू स्क्वायर दैट इज फाइनल माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mg नीचे की तरफ और ये ऊपर से नीचे आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, इट इज ट्वाइस एल, इट इज ट्वाइस एल, बिकॉज एक स्ट्रिंग का लेंथ एल है तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ट्वाइस एल, तो ये mg ट्वाइस एल इज द वर्क डन। वर्क डन ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के वजह से जो वर्क डन होगा। तुम देखो QE ऊपर लग रहा है, अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे QE और ये डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट, तो माइनस आएगा QE ट्वाइस एल हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो ये आएगा ट्वाइस mgl माइनस ट्वाइस QEL इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन के हिसाब से मैं रख दिया। अब बॉटम पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम, बॉटम पॉइंट पे देखता हूँ जब ये यहाँ पे होगा, इधर देखो ये यहाँ पे है तो टेंशन तो ऊपर, mg नीचे, यहाँ पे u लग रहा है और QE ऊपर है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि T प्लस QE माइनस mg इज इक्वल टू हाफ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स m u स्क्वायर बाय r मतलब L, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, अगर तुम देखो तो हम लोग यहाँ पे बोला है कि ये जो वेलोसिटी यहाँ पे जो सो रेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, अच्छा टेंशन इन द स्ट्रिंग मेरे को बोला गया है कि ये 15 टाइम्स होगा, 15 mg प्लस QE माइनस mg, ओके, तो m u स्क्वायर बाई एल, m u स्क्वायर बाई एल, अगर तुम 1 और t को कंपेयर करना पड़ेगा, यहाँ तक लिखते हैं, इसको 2 देता हूँ, मैं फिर से लिखूंगा फ्रॉम वन मुझे क्या मिला था, ट्वाइस mgl माइनस ट्वाइस QEL, और यहाँ पे था हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ,
प्लस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ट्वाइस क्यू ई एल, और ये एम यू स्क्वायर हाफ एल नहीं है, अच्छा हाफ एम यू स्क्वायर। अगर मैं एल से सब में डिवाइड कर दूं, देखो तो ट्वाइस एम जी हो जाएगा, ये ट्वाइस एम जी एल बाई एल प्लस हाफ एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस ट्वाइस क्यू ई एल बाई एल इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर बाई एल। क्यों मैंने ऐसा किया, रीज़न ये है कि प्रीवियस इक्वेशन में एम यू स्क्वायर बाई एल है जिसको मुझे हटाना है, ठीक है। तो एम यू स्क्वायर यहाँ पे हाफ है, हाफ को उधर लेके जाओ तो हो जाएगा क्या, ये 4mg प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस 4QE इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई एल, बिकॉज ये एल यह तो रह गया, ठीक। पुटिंग दिस पुटिंग 3 इन 2, ठीक है। 2 में क्या था इक्वेशन, 2 में इक्वेशन ये था कि 15mg प्लस QE माइनस mg इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई एल था, और उसके जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ 4mg प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस 4QE। अब 15mg और ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस, तो 10mg हो जाएगा, ये माइनस 5mg हो जाएगा, 10mg हो जाएगा। QE तो इधर आ जाएगा तो ये प्लस 5QE इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। अगर तुम देखोगे ये आ जाएगा 10mg डिवाइडेड बाई एम एल प्लस 5QE एल बाई एम इक्वल टू वी स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से एम कैंसिल, और हम लिख सकते हैं 10GL प्लस 5QE बाई एम इंटू एल इक्वल टू वी, और ये रूट ओवर, ठीक है। 5 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 5 कॉमन अगर ले भी लेते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा, 2GL प्लस QEL बाई एम इक्वल टू वी। दिस इज आवर आंसर। चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एंड द टाइम इज ऑलरेडी 43 मिनट्स। मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला था, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।